जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 24। आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर, प्रैक्टिस क्वेश्चन आज नहीं कर रहे हम। आज का लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल है, आपका क्विज भी नहीं है, ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं है। मैं चाहता हूँ हम जो एग्जाम्पल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करें कंसेप्ट के साथ। आज के कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल्स भी हैं, और आज का कंसेप्ट हम बुक के साथ स्टडी करेंगे। कुछ एडिशनल एग्जाम्पल्स हैं जो आपको डिस्प्ले करवानी है, वहाँ से समझाना है। तो आज वो माइंड मैप नहीं बल्कि बुक से हम थोड़ी सी रीडिंग करेंगे और एग्जाम्पल्स हमने स्टडी करनी है। एग्जाम्पल्स देखे बगैर कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए क्विज भी नहीं आज और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं। डन जी। पहले मुझे बताइए, चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ, कुछ समझ आया चैप्टर 5? टेस्ट के लिए तैयार है? अच्छा मुझे बताइए, टेस्ट 4 आपका हो चुका है ना? टेस्ट 4 का टेस्ट 4 टेस्ट हो गया अभी तक। आप टेस्ट 4 का रिजल्ट आपको मिल चुका है? कल हुआ है? अच्छा चले ठीक है, वो इंशाल्लाह कल तक मिल जाएगा। कल हुआ है तो कल तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसका सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, टेस्ट 3 तो आपको चेक होकर मिल चुका है ना, प्रीवियस वीक वाला सबको मिल गया, कोई रह तो नहीं गया? चलिए अच्छा आप सुनिए, स्टार्ट करें आज का टॉपिक। रेडी है? थोड़ा सा टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा टेक्निकल है। रूल्स हैं, रूल्स अगर समझ आ जाए तो कंसेप्ट समझ आ जाएगा आसानी के साथ। कंसेप्ट क्या है हमारा? चैप्टर 6 रिलेट करता है हमारा डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन एंड डेटा वेयर हाउसिंग से। इसमें जो सबसे अहम कंसेप्ट है वो है नॉर्मलाइजेशन का, जो आज हमने स्टडी करना है, ठीक है। बाकी छोटे छोटे थ्योरेटिकल इजी है, टेक्निकल टॉपिक आज का ही है। क्या है? डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। यानी जब हम कहते हैं डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन तो इससे क्या मुराद है? तो कहते हैं जी, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का मतलब है, नॉर्मलाइजेशन इज ए स्टेप बाय स्टेप मेथड टू ऑर्गेनाइज डेटाबेस टेबल्स। हमारे डेटाबेस में हमने जो भी डाटा मेंटेन किया है, इसमें जो टेबल्स होते हैं, क्या होते हैं? टेबल्स होते हैं। आपको पता है स्ट्रक्चर डाटा हम टेबल की मदद से मेंटेन करते हैं ना, और टेबल की मदद से जो डाटा मेंटेन किया जाता है उसको एनालाइज करना, सर्च करना आसान होता है। तो कहता है टेबल्स को भी मेंटेन करने के कुछ असूल हैं। तो आपको ये सिखाया जाएगा कि जो डाटाबेस आपने टेबल्स के जरिए मेंटेन करना है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। जो डाटाबेस टेबल के जरिए से, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? अगर आप पूछे ना सर नॉर्मलाइजेशन का मतलब एक लफ्ज में बताएं, तो मैं कहूंगा नॉर्मलाइजेशन का मतलब है ऑर्गेनाइज डाटा। टू ऑर्गेनाइज डाटा को ऑर्गेनाइज करना, ये क्या है? डाटा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो क्या कौन से वाला डाटा ऑर्गेनाइज करना? जो कि टेबल्स की फॉर्म में है, यानी रोज और कॉलम के। तो डाटा नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ऐसा डाटा जो टेबल्स यानी रोज और कॉलम की शक्ल में मेंटेन किया जा रहा है उसको ऑर्गेनाइज करना। क्या करना? उसको ऑर्गेनाइज करना। और डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? कुछ रूल्स की मदद से। किसकी वजह से? कुछ रूल्स की मदद से डाटा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो डाटा नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ कि हमने कुछ रूल की मदद से जो डाटा टेबल के फॉर्म में मेंटेन किया जा रहा है उसको ऑर्गेनाइज करना है। ये है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। ये बात समझ आई? क्या है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन? कि हमारा जो डाटा रोज और कॉलम या टेबल की शक्ल में मेंटेन किया जा रहा है उसे ऑर्गेनाइज करना। और ऑर्गेनाइज करने के कुछ असूल हैं, रूल्स की मदद से ऑर्गेनाइज करना। डन जी। ये है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। इससे क्या फायदा होता है? इससे डुप्लीकेट डाटा रिमूव होता है और डाटा एक्यूरेट। अब ये कुछ समझ लीजिए, थोड़ी आपको अहमियत दिला रहा है थ्योरेटिकल टॉपिक। भाई इससे डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन से क्या फायदा होता है? इससे डुप्लीकेशन रिमूव हो जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन आती है, और जो ये दो ही काम है बस। पहला काम क्या है? डुप्लीकेशन रिमूव हो जाती है। डुप्लीकेशन को हम टेक्निकल आईटी की लैंग्वेज में रिडंडेंसी भी बोलते हैं। रिडंडेंसी
REDUNDANCY। रिडंडेंसी का मतलब क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, यानी जब डाटा जितना जरूरी है उससे ज्यादा हो। रिडंडेंट डाटा मतलब डुप्लीकेट डाटा। रिडंडेंट डाटा तो गलत है, रिडंडेंट रिसोर्सेज अच्छी बात है। रिसोर्सेज का ज्यादा होना, जरूरत से ज्यादा होना, बैकअप में भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। मेरे पास अगर 2 लैपटॉप है तो मैं क्या कहूंगा? रिडंडेंट रिसोर्सेज, वो अच्छी बात है। क्यों? मेरे बैकअप के लिए यूज होगा। एक लैपटॉप खराब हो गया तो एक, ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा। रिडंडेंट का वर्ड नॉर्मली डाटा के कंटेक्स्ट में आएगा तो मतलब बैड मीनिंग। इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा डाटा, डुप्लीकेट डाटा। एम्प्लॉय का डाटा, आपने कंप्लीट एम्प्लॉय का डाटा पेरोल डिपार्टमेंट में भी मेंटेन किया हुआ है और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी मेंटेन किया हुआ है, ये क्या हुआ? डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। भाई एम्प्लॉयज का सारा डाटा एक ही डिपार्टमेंट में मेंटेन करो ना, दूसरे डिपार्टमेंट में चाहिए भी तो लिंक बना दो, रिलेट कर दो और रिलेशनशिप बना दो। वो बेहतर है रिलेशनशिप बना देना कि दोनों जगह पे कंप्लीट डाटा हो। ठीक है, वो आसान है। ठीक है, तो जब हम ऑर्गेनाइज डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं यानी नॉर्मलाइज करते हैं तो इसके 2 फायदे क्या होते हैं? पहला फायदा, डुप्लीकेट डाटा रिड्यूस हो जाए। आपको डाटा 2 जगहों पे नहीं, एक जगह पे मेंटेन करना है, दूसरी जगह पे डाटा चाहिए तो लिंक बना दो, रिलेशनशिप बना दो, 2 जगहों पे डाटा मेंटेन करने की जरूरत नहीं। बताइए, नॉर्मलाइजेशन का पहला फायदा समझ आ गया? क्या? रिडंडेंसी नहीं है, डुप्लीकेशन पहला ये फायदा, रिडंडेंसी नहीं है। दूसरा फायदा क्या है? एनोमली भी नहीं है। एनोमली का मतलब क्या है? डिफरेंट होना, डिफरेंट होना। एनोमली का मतलब अनयूजुअल होना, अनयूजुअल होना। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए एनोमली के डाटा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल डाटा ऑर्गेनाइजेशन की। भाई हमारी क्लास है फिजिकल की, इसमें बॉयज भी बैठे हैं, गर्ल्स भी बैठी हैं। फिर उसके बाद 2 हाइब्रिड क्लासेस हैं। एक हाइब्रिड क्लास में भी फर्ज करें बॉयज भी बैठे हैं, गर्ल्स भी बैठे हैं। दूसरी हाइब्रिड क्लास है, उसमें बॉयज भी बैठे हैं, गर्ल्स भी बैठे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। फर्ज कीजिए फिजिकल को साइड पे रखते हैं। आपके ख्याल में डाटा नॉर्मलाइज कब होगा? अगर हाइब्रिड क्लास 1 में भी बॉयज गर्ल्स दोनों बैठे हैं, हाइब्रिड क्लास 2 में भी बॉयज गर्ल्स दोनों बैठे हैं, या हाइब्रिड क्लास 1 में सिर्फ बॉयज बैठे हों, हाइब्रिड क्लास 2 में सिर्फ गर्ल्स हों। डाटा नॉर्मलाइज कब होगा? अलग अलग या इकट्ठे? अलग अलग। इससे स्टैंडर्डाइजेशन आती है। एक फायदा तो ये उसने पहले बता दिया, डुप्लीकेशन, वो मैंने अलग एग्जांपल से आपको बता दिया। ये जो है ना, एनोमली भी नहीं होगी जब डाटा नॉर्मलाइज होगा। एनोमली भी, एनोमली क्या है? अनयूजुअल आइटम। बॉय सेक्शन में गर्ल का मौजूद होना अनयूजुअल, वो एनोमली है। गर्ल सेक्शन में बॉय का बैठना अनयूजुअल, एनोमली है। तो जब डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर एनोमली भी नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट टाइप का डाटा डिफरेंट डाटाबेस में जाता है। भाई समझ आ रही है? तो मुझे बताइए, डाटा नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? डाटा ऑर्गेनाइज करना। क्या क्या डाटा नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज करना। कौन सा डाटा? टेबल्स में, टेबल्स में डाटा, रोज वाला, कॉलम वाला डाटा ऑर्गेनाइज कर। अच्छा, डाटा नॉर्मलाइजेशन के 2 फायदे कौन से हैं? नंबर 1, रिडंडेंसी नहीं होती। नंबर 2, एनोमली नहीं होती। रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन और एनोमली का मतलब अनयूजुअल आइटम्स का आना। डाटाबेस में अनयूजुअल आइटम नहीं आते, तरतीब से रखेंगे चीजें, जाहिर है वो अनयूजुअल नहीं होती। घर बैठे जो है वो नॉर्मलाइजेशन नहीं है। वो कपड़े बदले, शर्ट उधर पहन उधर पहन के, जूते उधर हैं, ठीक है, खाना पीना उधर किया, प्लेट उधर है, चम्मच उधर है, इस तरह की किताबें इधर है, कोई उधर है, बिखरी होंगी, तो इसका डाटा नॉर्मलाइज। लेकिन अगर आपने हर चीज को अलग अलग उसकी जगह पे रखा तो फिर ये क्या होगा? नॉर्मल। अच्छा, एक स्टूडेंट कहने लगा, सर नॉर्मलाइजेशन का नुकसान भी है क्या? आप अगर बॉयज को अलग सेक्शन में बैठाएंगे, गर्ल्स को अलग सेक्शन में बैठाएंगे, तो आपको 2 क्लासरूम एक्स्ट्रा अरेंज करने पड़ेंगे। अगर आप इकट्ठे बैठा दें तो फिर एक ही क्लासरूम अरेंज हो जाएगा। हम कहेंगे छोटे लेवल पे तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जरा बड़े लेवल पे सोचे, बड़ी कंपनी के लिए सोचे। अगर स्टूडेंट की तादाद ज्यादा है, अगर तो स्टूडेंट की तादाद कम है तो फिर तो ठीक है, ऐसा कर ले।
एक ही क्लास। लेकिन अगर स्टूडेंट की क्लास ज्यादा है तो मुझे बताइए, एक पॉपुलेशन के दो हिस्से करके एक अलग टेबल बना देना, दूसरा अलग टेबल बना देना। एक स्टूडेंट कहने लगा सर ये तो एक के दो टेबल बन गए, ये तो डाटा ज्यादा हो गया। क्या ज्यादा हुआ? नहीं, ऑर्गेनाइज हुआ। ज्यादा नहीं हुआ, क्या हुआ? ऑर्गेनाइज हुआ। दो क्लासरूम अरेंज करने पड़ गए, स्प्लिट, शाबाश, अच्छा लफ्ज बोला, स्प्लिट कर दिया हमने। अगर तो स्टूडेंट 2-4 हो, 2-4 बॉयज 2-4 गर्ल, फिर स्प्लिट में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, तो फिर क्या है, फिर भाई रीजनेबल स्पेस है। फिर भाई दो क्लासेस दोनों के, अगर फर्ज कीजिए कोई हाईवे क्लास में 80-90 स्टूडेंट है, फिर तो क्या करना उनको, अलग अलग ही करना, क्लास फिल तो होगी। पॉइंट समझ रहे हैं? तो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का मतलब सिंगल वर्ड, एक कंसेप्ट बताएं, लिखा क्या हुआ उसको छोड़े, कंसेप्ट। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? डाटा ऑर्गेनाइज करना टेबल्स और रोज में, टेबल और डाटा ऑर्गेनाइज करना टेबल और रोज। इसके दो फायदे क्या है, फायदे बता दें। रिडंडेंसी नहीं होगी, डाटा में एनोमली नहीं होगी, डाटा में रिडंडेंसी नहीं होगी, एनोमली नहीं होगी। डन जी। आइए, यही उसने बोला है हमें, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। फिर उसने कहा डाटा को नॉर्मलाइज कैसे करना है। डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। डाटा को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं? स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट कीजिए, आपको एक घर दिया गया, उसमें एक रूम ऐसा है जिसमें सारी चीजें घर में जो भी इस्तेमाल होने वाली है वो है, तो आपने उसको नॉर्मलाइज करना है। स्टेप नंबर 1 में आप, ऐसा नहीं है कि हर चीज को स्टेप नंबर 1 पे सोच रहे हैं कि मैंने हर चीज को उसकी जगह पे रखना है, नहीं। पहले आप कहेंगे यार ऐसा है कि जो किचन वाली चीज है ना वो सारी किचन में रख दो। पहली तरतीब हमारी ये होगी कि किचन वाली चीजें किचन में, ड्राइंग रूम वाली ड्राइंग रूम में, गेस्ट रूम वाली गेस्ट रूम में, बेडरूम वाली बेडरूम में। ठीक है, उस वक्त हमने रूम वाइज क्लासिफिकेशन तो करनी है, पर रूम के अंदर कौन सी चीज किस जगह पे आएगी ये अभी अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ये दूसरे लेवल पे जाके देखेंगे। भाई ऐसे ही करेंगे ना, पहले कहेंगे पहले तो हर चीज उसके रेलिवेंट रूम में डाल दे, रूम में जहां जगह मिलती है वहां पे फिक्स कर दे, कम से कम रूम वाइज क्लासिफिकेशन हो जाए। तो ये है फर्स्ट लेवल ऑफ डाटा। आपने क्या किया, पहले डाटा को पहले लेवल पे नॉर्मलाइज करने हैं, फिर उसके बाद आप रूम में जाके देखेंगे हर एक चीज को उसकी जगह पे, रूम वाइज। किचन है तो हर चीज उसकी जगह पे हो। ये सेकेंड लेवल की नॉर्मलाइजेशन होगी। तो जब डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं ना, याद रखें, तो स्टेप बाय स्टेप नॉर्मलाइज करते हैं, वो यही कहना चाह रहा है। यानी पहले स्टेप नंबर 1, पहले फर्स्ट लेवल की नॉर्मलाइजेशन होगी, फिर सेकेंड लेवल की नॉर्मलाइजेशन होगी, फिर थर्ड लेवल की नॉर्मलाइजेशन होगी। तो जो हमारा डाटा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो एक स्टेप में नहीं होता, वो कितने स्टेप्स में होता है? 3 स्टेप्स में होता है। डाटा नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? डाटा ऑर्गेनाइज करना, कैसे? रोज और कॉलम की शक्ल में। डाटा नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितने स्टेप्स में होगा? 3 स्टेप्स में। लेवल 1 नॉर्मलाइजेशन, लेवल 2, इसको फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन भी बोलते हैं। जैसे वर्ब की फॉर्म होती थी ना, 3 फॉर्म, क्या कहते थे? पास क्या होता था? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वो हाँ कोई इस तरह। तो डाटा नॉर्मलाइजेशन की भी 3 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट लेवल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन, सेकंड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन, और ये भी पढ़ते हैं हम क्या? पहले मुझे बताइए, यहां तक मेरे साथ है, समझ आ रही है आपको नॉर्मलाइजेशन क्या है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। नॉर्मलाइजेशन कह रहा है हर लेवल में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आएगी, हाँ पिछले की निस्बत। लेवल 1 जब नॉर्मलाइजेशन करेंगे लेवल 1 की, तो डाटा में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। लेवल 2 पे जाएंगे, मजीद इंप्रूवमेंट आएगी। लेवल 3 पे जाएंगे, मजीद इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है जी, ओके। पहले कौन से वाले नॉर्मलाइजेशन पढ़े? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, यानी नॉर्मलाइजेशन की फर्स्ट फॉर्म, इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। एब्रीविएट क्या करेंगे? 1NF। 1NF का मतलब क्या है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। पहली नॉर्मलाइजेशन के लिए तैयार है? पक्का? ओके, चले अटेंटिव होके भैया, थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर है, थोड़ा सा, इसके बाद पूरा चैप्टर आसान है। अटेंटिव होके पूरी तवज्जो चाहिए आपकी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मकसद क्या होता है? रिमूव रिपीटिंग ग्रुप। उसमें अगर कोई वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है, रिपीट हो रही है, उसको रिमूव करना है। और क्या करना है? इससे क्या होगा? मकसद क्या है?
ईच सेल मस्ट कंटेन ओनली वन वैल्यू। वन वैल्यू यानी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्यों लिखा है? वन वैल्यू का मतलब एटॉमिसिटी होता है। मुझे कहीं बड़ा बड़ा लग रहा है एटॉमिसिटी का। कहाँ पढ़ा था? हाँ, एसिड प्रॉपर्टीज में। उसमें एटॉमिसिटी का मतलब क्या? हर ट्रांजैक्शन सिंगल यूनिट ट्रांजैक्शन समझी जाएगी। एटॉमिसिटी का मतलब सिंगल यूनिट। एटॉमिसिटी का मतलब क्या? सिंगल। कहता है डेटाबेस के अंदर हर सेल के अंदर, हर सेल समझते हैं सेल क्या होता है? वो बॉक्स, डब्बा, वो टेबल और रो में जो बॉक्स होता है ना। नहीं सेल नहीं समझे आप क्या है। सेल नहीं समझे आप क्या है। ये टर्म जरा देखिएगा। ये एक टेबल है, ये जिसमें डिफरेंट रोज और कॉलम हैं, रोज और कॉलम हैं। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? टेबल है। ये टर्मिनोलॉजी सिंपल है लेकिन मैंने यूज करने है इसलिए तवज्जो दिला रहा हूं। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? टेबल है। इस टेबल के अंदर ये क्या है? कॉलम है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? कॉलम है। अच्छा ओके। और इस पूरे के पूरे टेबल में ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसका मतलब है एक टेबल में कुछ कॉलम होते हैं, कुछ रोज होती हैं। ऐसा ही है, कॉलम ऐसे होते हैं, रोज ऐसे होती हैं। डन। पूरा स्ट्रक्चर कॉलम, पूरा स्ट्रक्चर टेबल, ऐसे रोज, ऐसे कॉलम। और ये जो सिंगल बॉक्स है सेल, ये जो सिंगल बॉक्स है, ये जो सिंगल बॉक्स है, ये टर्म समझ आ रहे हैं? अब आपको समझ आ गया टेबल क्या है, रोज क्या है, कॉलम क्या है, सेल क्या है। यहां पे क्या कह रहा है? एटॉमिसिटी का मतलब ये है कि हर सेल के अंदर, ईच सेल, हर सेल के अंदर एक वैल्यू हो, एक से ज्यादा ना हो। ऐसा ना हो मैं यहां पे लिख दूं, स्टूडेंट का डेटाबेस मेंटेन कर रहा हूं, यहां पे असलम लिख दूं और फिर जगह बचाने के लिए इसके साथ ही बकर भी लिख दूं। भाई ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। फिर इसके आगे फादर नेम में असलम का असलम कर दूं, बकर का आगे कुछ और लिख दूं, ऐसा होगा? ये डेटाबेस फारग है। दिखने में बज़ाहिर लग रहा है जगह बचा ली उसने। उसे कहेंगे भाई जगह कैसे बचा लिया आपने, मार्क्स कैसे लिखेंगे? इधर 4 3 1 2 लिखेंगे तो वो हो सकता है सिस्टम इसको पढ़े 4312 मार्क्स 50 में से। डेटाबेस उड़ गया। ये अच्छी अप्रोच नहीं है। इसकी बजाय क्या करना चाहिए? हर सेल के अंदर एक वैल्यू, असलम का अलग होना चाहिए, बकर का अलग हो, जैद का अलग हो। भाई ये बात समझ आई है? पहला असूल क्या सिखाया? एक ही सेल के अंदर सब कुछ फिट नहीं कर देना, डेटाबेस का असूल है। एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए। बताइए एग्री करते हैं कि नहीं? वो कोई सा भी सेल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस वैल्यू एक होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉइज की लिस्ट है तो एक सेल में एक एम्प्लॉय की सैलरी होनी चाहिए कि जगह है तो दूसरे की भी डाल दें। ये है नॉर्मलाइजेशन का पहला असूल। ठीक है, मेन असूल ये है। रूल 3 है इसके, रूल जरा गौर से सुनिएगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डाटा की नॉर्मलाइजेशन का पहला असूल, पहली फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन। कौन सी फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ऑल वैल्यूज इन कॉलम मस्ट हैव द सेम डाटा टाइप। मतलब भैया सारे कॉलम सेम हो, यानी क्या भैया? अगर इधर नाम लिखा है ना, नाम, तो इस कॉलम के ऊपर नाम लिखा तो नीचे सारे नाम आए। ये ना हो किसी का नाम आ रहा है किसी की एज आ रही है, किसी का नाम आ रहा है किसी की एज आ, ऐसे नहीं। किसी की सैलरी आ रही है, ऐसे नहीं। किसी की क्वालिफिकेशन आ, नहीं। अगर ऊपर नाम लिखा है तो उसके नीचे सारे सेल में नाम आना चाहिए। ऊपर क्वालिफिकेशन लिखी है तो नीचे, कॉमन सेंस की बात है ना, लेकिन वो आपको सिखा रहा है क्योंकि सूल सिखा रहा है, सारे सिखाएगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के 3 रूल है। पहला रूल क्या है? कॉलम के पहले कॉलम बोले, कॉलम के हर सेल में, ये पहला रूल ये वाला है। ऊपर वाला तो मेन ऑब्जेक्टिव है,
ऊपर वाला मेन ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए 3 रूल हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल क्या है? ऑल वैल्यूज ने कॉलम 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 में पहला कॉलम वाला रूल सेम हो, यानी ऊपर कॉलम लिखा हुआ है नेम तो नीचे सारे एग्रीड। मुश्किल तो नहीं, अच्छा समझ आ रहा है, सही बात कर रहा है। आगे पहला कॉलम वाला रूल था, दूसरा रो वाला रूल। रो वाला रूल क्या है? ईच रो मस्ट हैव ए प्राइमरी की। हर रो में एक प्राइमरी की होनी चाहिए। हर जैसे असल में ये नेम, असल में ये पूरी रो एक बंदे का डाटा है, ये पूरी रो एक पर्सन का डाटा है, एक पर्सन का। एक अगर मैं आपसे कहूं ना मिस्टर असलम का डाटा लेके आओ, आपने मुझे ये कॉलम नहीं लाके देना, ये रो लाके देना। डन। रो में मुख्तलिफ सेल होंगे, एग्रीड। कम से कम एक सेल ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, जो रिपीट ना होता हो, ताकि जब हम डाटा को सर्च करने लगे ना तो आसानी से उसको सर्च कर ले। CRN, शाबाश। वो मुख्तलिफ होगा, वो केस टू केस वेरी करता है। नादरा के रिकॉर्ड में कौन सा होगा? CNIC होगा रिकॉर्ड, ठीक है। अब बैंक का डाटाबेस देख लें तो उसमें क्या होगा? बैंक अकाउंट नंबर, वो यूनिक होता है, किसी का सेम नहीं होता। कंपनी का अगर एम्प्लॉइज का डाटाबेस है, एम्प्लॉय आईडी होगा, शाबाश, ठीक है। तो ये कोई वेरी कर, भाई प्राइमरी की क्या है, ये वेरी करेगा, लेकिन ये एक असूल है क्या? हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की लाजमी हो, यानी रो में अमूमी तौर पे जो पहले वाला सेल होता है वो प्राइमरी की होता है। और प्राइमरी की किसको बोलते हैं? हर रो में एक यूनिक की या प्राइमरी की लाजमी होनी चाहिए। और प्राइमरी की या यूनिक की कौन सी होती है? जो रिपीट ना हो। एक आपको इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बता दूं, आपको जितनी एग्जांपल दी ना उसमें जो प्राइमरी की या यूनिक की थी वो कोई ना कोई नंबर था, लेकिन लाजमी नहीं है। असल डेफिनेशन ये नहीं है कि प्राइमरी की एक यूनिक नंबर हो, नहीं। असल डेफिनेशन क्या है? प्राइमरी की एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए जो रिपीट ना होती हो, जो रिपीट ना होती हो। अक्सर वो 99% केसेस में नंबर होगा, लेकिन वो वैल्यू भी कोई हो सकती है, वो कोई अल्फाबेट भी हो सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेट भी हो सकते, ए बी ए सी ए डी ऐसे चल रहे हैं, ऐसे भी तो हो सकता है। रिकॉर्ड नंबर क्या है? AD हो सकता है। एक्सेल में अगर आप देखें ना तो उसमें जो उसने नंबर दिए होते हैं वो कॉलम उसके नाम AB के हिसाब से भी दिए होते हैं। बहरहाल भाई बात समझ आए? डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? मैं भूल गया। डाटा को ऑर्गेनाइज करना रोज और कॉलम में। डाटा ऑर्गेनाइज होता है 3 स्टेप्स में, इसे क्या बोलते हैं? 3 फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। 3 फॉर्म। हम कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के 3 रूल है। पहला रूल क्या है? हर कॉलम के अंदर सेम इंफॉर्मेशन हो। दूसरा रूल क्या है? हर रो में एक प्राइमरी की हो, एक यूनिक की जरूर हो जो प्राइमरी की बनेगी। बाकी की कीज को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी की या नॉन प्राइमरी की। रो के अंदर अगर यहां पे मैं लिखता हूं बच्चे का CRN है, ये क्या है? CRN 1 2 3 4। CRN है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये क्या होगा? प्राइमरी। और ये बाकी की सारी कीज क्या होंगी? ये कौन सी की? सेकेंडरी की या नॉन प्राइमरी की? ये कौन सी की का मतलब वो वैल्यू कोई भी जो सेल में है। ये कौन सी की? सेकेंडरी या नॉन प्राइमरी? प्राइमरी की कौन सी है? ये बात। अब काम के असूल के मकसद की तरफ अब आया तीसरी और सबसे अहम बात, क्या? नो कॉलम शुड स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। ना कॉलम कह लें या यहाँ पे सेल लिख ले, सेल। नो कॉलम की बजाय नो सेल लिख दे, वो ज्यादा बेहतर है। नो सेल शुड स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। एक सेल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज नहीं आनी। भाई बात समझ आई? नहीं आई मेरे को? मुझे बताइए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के असूल क्या हैं?
कॉलम में सेम टाइप ऑफ डाटा हो, रोज में एक प्राइमरी की हो, और तीसरा किसी सेल में मल्टीपल वैल्यू ना हो। ये दोबारा बोले, किसी सेल में मल्टीपल वैल्यू। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है? किसी सेल में। एग्री करते हैं? नहीं होनी चाहिए। एक सेल में 2 स्टूडेंट का डाटा डाल दे, जगह बच जाएगी। और सर अभी जगह बचा दी, बाद में मसला बढ़ जाएगा कि फीस अगर एक ही आई है उसमें लिखेंगे, दूसरा कहेगा ये तो मेरे नाम के आगे लिखी हुई है, तो मसला बढ़ जाएगा। ना 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 भैया, अलग अलग। डन। जगह बचाने के चक्कर में इकट्ठा कर दें? नहीं नहीं नहीं, इकट्ठा नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब जरा इसकी कुछ साथ साथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या? कॉलम स्टोरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन वन सेल वायलेट्स 1 NF। फिक्स क्या है? स्टोर ईच प्रोडक्ट इन ए सेपरेट। कुछ पढ़ के कुछ समझ नहीं आएगी। देखे, पढ़ के देखे, समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही है आपको? नहीं, मेरे को नहीं समझ आ रही। बोले सर समझ नहीं आ रही, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। अभी ले अभी ले अभी ले। ये टेबल 1 है। अच्छा, नीचे नहीं देखना, जो दिखा रहा हूं वही देखना, ऊपर। ये टेबल बस देखना है, टेबल से ऊपर नीचे कुछ नहीं पढ़ना। मुझे बताइए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के रूल अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, हमने ये देखना है। पहला रूल क्या था? हर कॉलम में क्या एक कॉलम में सेम टाइप ऑफ डाटा है? इसमें स्टूडेंट नेम है तो सारा स्टूडेंट नेम है, कहीं स्टूडेंट आईडी तो नहीं आ रहा। सब्जेक्ट से नोड है तो सारे सब्जेक्ट्स ही हैं, स्टूडेंट का नाम तो नहीं आ रहा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का पहला रूल ओके। दूसरा रूल क्या था? प्राइमरी की होनी, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की होती है। क्या इस पूरे डाटा में आगे प्राइमरी की तो नहीं है? ये स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की होती है। क्या स्टूडेंट आईडी यूनिक होती है? क्या एक स्टूडेंट को सेम आईडी नहीं दे सकते? इसके बाद फर्ज करें कि कोई सलमान स्टूडेंट आता है, उसे आईडी 102 नहीं दे सकते? पक्की बात है? ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की पहचानने, ये क्या है? प्राइमरी की। स्टूडेंट नेम प्राइमरी की क्यों नहीं है? क्योंकि एक नाम के 2 स्टूडेंट हो सकते हैं। सब्जेक्ट नोड प्राइमरी की क्यों नहीं है? क्योंकि सेम, क्योंकि डिफरेंट जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट ले सकते हैं। हो सकता है कि अकाउंटिंग एक स्टूडेंट ने उठाया है, आगे चल के कोई दूसरा भी आ जाए वो भी काउंटिंग उठा ले, तो पहले स्टूडेंट के आगे भी काउंटिंग लिखा होगा, दूसरे के आगे भी काउंटिंग, रिपीट हो जाएगी, वैल्यू डुप्लीकेट हो जाएगी। समझ रहे हैं? प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है? वो की जो रिपीट ना हो। एक स्टूडेंट ने काउंटिंग का सब्जेक्ट उठाया, क्या काउंटिंग फिर रिपीट हो सकता है? अगला स्टूडेंट उठाएगा तो रिपीट हो सकता है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट को आईडी 101 दे दिया, वो रिपीट हो सकता है और नहीं हो सकता। तो 2 असूल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के पूरे हो गए। पहला असूल कौन सा था? कॉलम सेम डाटा है, स्टूडेंट नेम के आगे सिर्फ स्टूडेंट नेम। ओके, दूसरा असूल क्या था? रो में प्राइमरी, क्या प्राइमरी की है? इस डाटा में प्राइमरी की कौन सी है टेबल में? शाबाश। तीसरा असूल क्या था? एक सेल में मल्टीपल वैल्यू। बताइए तीसरा असूल पूरा हो रहा है कि नहीं? इसमें तो एक ही वैल्यू है, इसमें भी एक ही वैल्यू है। सब्जेक्ट्स में एक वैल्यू नहीं है। अकाउंटिंग अलग सब्जेक्ट है, ऑडिट अलग सब्जेक्ट है, टैक्स अलग है, ऑडिट अलग एकदम मल्टीपल। तो बताइए ये टेबल क्या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के असूलों पे पूरा उतरता है? हम क्या लिखेंगे? दिस टेबल वायलेट्स 1 NF। दिस टेबल वायलेट्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। वायलेशन है? नजर आ रही है? अब से पहले अगर आप इस डेटा को देखते ना आज की क्लास से पहले, तो आपको ये नॉर्मल लगता, ठीक है, ठीक लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब आपने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की नजर से देखना है। आपने कहना सर ये डेटाबेस अच्छा मेंटेन नहीं किया हुआ, तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है, क्या मसला है इसमें? क्या मसला है इस डाटा में? एक सेल में मल्टीपल, क्या मसला है इसमें? एक सेल में मल्टीपल, क्या मसला है इसमें? अच्छा, एक सेल में आपको लगता है मैंने जो टेबल बनाया ठीक नहीं है, तो आप बना लो ठीक, तो बना लो ठीक। कैसे बनेगा ठीक? ये कैसे बनेगा? रिपीटिंग वैल्यू रिमूव कर दे, यानी अकाउंटिंग के आगे ऑडिट टैक्स उड़ा दे,
वो हमसे 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, हमने कहा 3 पढ़ोगे तो हमारा रूल वायलेट हो जाएगा, एक ही पढ़ो, बाकी ना पढ़ो कहीं और से। ऐसा करेंगे क्या करेंगे? अलग अलग। शाबाश शाबाश। अब ये देखिएगा कि क्या ये जो हम टेबल बना रहे हैं ये वायलेट करता है रूल को कि ये पूरा कर रहा है? पूरा। ये देखें, पहला स्टूडेंट आईडी क्या है? स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट नेम है। सब्जेक्ट में देखिए अलग अलग कर दिया, वो देखें है वही 101 आईडी। ये क्या हो गया? नाम भी वही है, सब्जेक्ट अलग, ऑडिट का अलग, टैक्स का अलग। अब बताइए क्या सब्जेक्ट में कोई मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं? नहीं आ रही। सब्जेक्ट में मल्टीपल वैल्यूज नहीं आ रही। तो क्या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पूरी हो गई? बिल्कुल। अच्छा, ये अभी भी प्राइमरी की ही है, आप समझ होंगे, पता है दो दफा आ रहा है तो ये प्राइमरी की नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, प्राइमरी की है। क्यों प्राइमरी की है? भाई अली खान कोई है, ये कोई सलमान खान को हमने 101 नहीं लॉड कर दिया, वो एक को। तो ये प्राइमरी की अभी भी यही है, क्योंकि हमने ये एक ही पर्सन को लॉड किया होगा, डाटा एंट्री उसकी अलग अलग है। तो बताइए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को कैसे ठीक किया, समझ आया? पक्की बात? स्टूडेंट कर लेगा सर ये तो डाटा हमारा पहले छोटा था वो बड़ा हो गया, ऑर्गेनाइज हुआ। आपने ये कहना लॉर्ज, आपने क्या कहना है? ऑर्गेनाइज। किचन वाली चीजें किचन में होंगी, कमरे वाली चीजें कमरे में होगी, आधा किचन भरा आधा कमरा भरा। ये दो जगह भर गई सर, ये तो गलत हो गया। ऐसा करे दोनों चीजें एक ही जगह पे रख देते हैं, बेडरूम भी किचन में लगा देते हैं, ताकि एक ही रूम फिल हो दूसरा फ्री हो जाए। ये सही रहेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं सही रहेगा? तो दो टेबल बन गए हमारे, अगर यहाँ टेबल ज्यादा हो गया लेकिन चीजें तो ऑर्गेनाइज हो गई। अगर मैं आपको इस टेबल में डाटाबेस मेंटेन करूं ना, इस टेबल में, और मैं आपसे कहूं भाई बताओ मुझे ऑडिट में कितने स्टूडेंट एनरोल्ड है, तो आपके लिए इसको सर्च करना मुश्किल हो जाएगा। फिल्टर नहीं लगा सकते, अगर आपने एक्सेल में काम किया है तो आप पता फिल्टर नहीं लगा सकते इधर। अभी तो मैनुअली 2 डाटा है तो आप बता देंगे, जब ये 500 का डाटा होगा ना लग पता जाएगा आपको कि ये बताना कि ऑडिट के कितने स्टूडेंट्स है। यहां इस फॉर्म में पॉसिबल नहीं, इसमें पॉसिबल है। फिल्टर लगाते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो रूल्स बताए, रूल्स रिडंडेंसी भी नहीं होती है। इनिशियली लगता है, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया ना, 2 जगहों पे डाटा, असल मकसद रिडंडेंसी नहीं है। असल मकसद रिडंडेंसी भी इंप्रूव होती है, आगे चल के होएगी, लेकिन असल मकसद क्या है? ऑर्गेनाइज करना डाटा को। असल मकसद ये नहीं है डाटा को छोटा करना है, असल मकसद क्या है? तो ये बच्चे का एतराज नहीं करे सर ये डाटा बढ़ गया तो डुप्लीकेट हो गया, एक एंट्री 2-3 दफा आ रही है, ये भी आगे चल के खत्म हो जाएगी, बेफिक्र रहे। लेकिन असल मकसद आपने ध्यान में क्या रखना है? मिनिमाइजेशन ऑफ डाटा असल मकसद नहीं है, वो भी फायदा मिलता है, लेकिन असल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ये कंसेप्ट पिक करना। डन जी? फिर से भूल गया मैं, मुझे बताइए डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन किसको बोलते हैं? डाटा को ऑर्गेनाइज करना रोज और कॉलम की शक्ल में। डाटा ऑर्गेनाइज होगा कितने लेवल, कितने स्टेप्स में होगा? 3 स्टेप में। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के 3 रूल्स है, मेन रूल एक ही है तीसरे वाला, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बाकी 2 रूल्स है। 3 रूल कौन सा? पहला रूल क्या है? कॉलम में एक ही टाइप का डाटा हो। दूसरा, रोज में एक प्राइमरी की हो और बाकी की क्या होंगी भला? नॉन प्राइमरी या सेकेंडरी कीज हो। और फिर तीसरा और सबसे अहम रूल वो क्या है? कि एक सेल में मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, सिंगल सेल सिंगल वैल्यू। एटॉमिसिटी का रूल भी यही कहता है, जैसे ट्रांजैक्शन सिंगल होगी, पूरी ट्रांजैक्शन सिंगल ट्रांजैक्शन होगी, पार्ट्स में नहीं होगी। तो हमारा सेल के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स नहीं होने चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। डन जी? तो मुझे बताइए अब अगर जिंदगी में कभी आपके सामने ऐसा डाटा आया जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हुई एक ही सेल के अंदर, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कौन से वाला रूल वायलेट हो रहा है? 1 फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। डन जी? ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे चले जी। पहली स्टेज हो गई हमारे पार, अब चलते हैं दूसरी स्टेज की तरफ। दूसरी स्टेज, अच्छा जितना बता रहा हूं उतना ही सोचना है, इधर उधर नहीं होना, डी ट्रैक हो जाए। फिलहाल कंसेप्ट बिल्ड होने दे, जब कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे ना फिर चाहे सोच लीजिएगा। अभी फिलहाल आपने मेरी मर्जी से सोचना है, जब पक्का हो जाए याद हो जाए फिर अपनी मर्जी से सोचिएगा।
टेबल 2 ये आपके सामने। अच्छा सॉरी, दूसरा रूल तो ये है, पढ़ा तो है ही नहीं। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरे रूल का मकसद क्या है? रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी लिखा है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी लिखा है? रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है पता नहीं, लेकिन सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या करती है? रिमूव्स पार्शियल। ये पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करती है। आगे एक्सप्लेन कर रहा है, देखते हैं, शायद आगे बता रहा हो कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। कहता है ऑल नॉन की से क्या मुराद है? नॉन प्राइमरी की यानी सेकेंडरी की। शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। ऑल नॉन प्राइमरी की कौन से होते हैं? ऑल नॉन की कॉलम्स मस्ट डिपेंड ऑन द प्राइमरी की, यानी जितने भी सेकेंडरी कॉलम है वो किस पे डिपेंड कर रहे हो? प्राइमरी की के ऊपर। पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो इसका मतलब क्या है? कि सारे के सारे प्राइमरी की पे, सारी नॉन कीज किस पे डिपेंड करें? सारी नॉन प्राइमरी की किस पे डिपेंड करें? सारी सेकेंडरी कीज किस पे डिपेंड करें? पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? कि सारी के सारी सेकेंडरी कीज सिर्फ प्राइमरी की पे डिपेंड करें। ये है नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो यस पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है? वो कौन सा? हाँ, एक नॉन प्राइमरी की सिर्फ प्राइमरी की पे डिपेंड करे, ये क्या है? नो पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या, पहले ये समझे। पार्शियल डिपेंडेंसी ये है कि एक नॉन प्राइमरी की किसी दूसरी की पे प्राइम डिपेंड करे। एग्जाम्पल समझे, अल्फाज में वो चीज नहीं है जो मिसाल में आएगी। सुने, एक टेबल है, टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होनी चाहिए। पहला असूल, टेबल के अंदर प्राइमरी की लाजमी होनी चाहिए। दूसरा असूल, टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होनी चाहिए। टेबल के अंदर अगर एक बड़ा सा टेबल है, उसमें कुछ कॉलम आपके एक प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे हो और कुछ कॉलम दूसरी प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे हो, तो हम कहेंगे पार्ट ऑफ डाटा डिपेंड्स ऑन वन प्राइमरी की एंड पार्ट ऑफ डाटा डिपेंड्स ऑन अदर प्राइमरी की। ये हो गया पार्शियल डिपेंडेंसी। भैया पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, फुल डिपेंडेंसी चाहिए। फुल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? कि सारे का सारा नॉन प्राइमरी डाटा एक ही प्राइमरी की पे डिपेंड करे। यह है फुल डिपेंडेंसी। फुल डिपेंडेंसी क्या है? सारे का सारा नॉन प्राइमरी डाटा, नॉन प्राइमरी कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की पे डिपेंड करे। ऐसा ना हो, कैसा ना हो कि हमारे टेबल के अंदर कुछ नॉन प्राइमरी की एक प्राइमरी की पे डिपेंड करें और कुछ नॉन प्राइमरी की दूसरी प्राइमरी की पे डिपेंड करें। दो, हाँ, हैरान हो जाए, दो प्राइमरी की सर टेबल में, दो हैरान होके बोले दो। यही तो मैसेज है उसका। क्या मैसेज है? कि भाई एक टेबल के अंदर दो प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए। ये यही कहना चाह रहा है। एक टेबल के अंदर दो प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यही कह रहा है। क्योंकि अगर दो प्राइमरी की, एक जंगल में दो शेर नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। शेर का बच्चा वो भी बच्चा ही है, बच्चे की, ठीक है। तो ये यही सूल कह रहा है टेबल में। क्या? देयर मस्ट बी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है? देयर मस्ट बी सिंगल प्राइमरी की। शाबाश, दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि टेबल के अंदर एक प्राइमरी की हो, यानी ऐसा ना हो कि पार्शियल डिपेंडेंसी हो। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है?
कि पार्ट ऑफ द डाटा डिपेंड्स ऑन वन प्राइमरी की एंड पार्ट्स ऑफ द डाटा डिपेंड ऑन अदर प्राइमरी की, ये असूल गलत है। अगर ऐसा हो तो हमें पता है फिर क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों प्राइमरी की को मर्ज करके एक कंपोजिट प्राइमरी की बतानी पड़ेगी। दोनों प्राइमरी की को अगर पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, अगर पार्शियल डिपेंडेंसी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों प्राइमरी की को मर्ज करके एक कंपोजिट प्राइमरी की बनानी पड़ेगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक जंगल के अंदर अगर दो शेर होंगे तो कुछ जानवर शेर नंबर 1 की बात मानेंगे, कुछ जानवर शेर नंबर 2 की बात मानेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब दो प्राइमरी की हो गई, क्या करना पड़ेगा, दोनों क्या वोटिंग शोटिंग नहीं, वोटिंग के बाद भी है, दोनों शेर को इकट्ठा करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, समझ गए, एग्रीमेंट करना पड़ेगा, शादी करवानी पड़ेगी, दो शेर की, हाँ नहीं होनी चाहिए ना, यही समझा रहा है, यही समझा रहा है, कंपोजिट की वाला काम सही नहीं है, यही समझा रहा है, नहीं होनी चाहिए। शाबाश, क्या कंसेप्ट क्लियर करवाया। तो बताइए क्या पार्शियल डिपेंडेंसी हो अगर डाटा में, यानी एक ही डेटाबेस के अंदर दो प्राइमरी की हो, कुछ नॉन प्राइमरी पार्ट ऑफ द डाटा प्राइमरी की नंबर 1 पे डिपेंड करे, पार्ट ऑफ डाटा प्राइमरी की नंबर 2 पे डिपेंड करे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी डिपेंडेंसी है, पार्शियल, समझ, पार्ट ऑफ द डाटा एक पे और पार्ट ऑफ द डाटा दूसरे पे हो। तो जब पार्शियल डिपेंडेंसी होगी तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों प्राइमरी की को मर्ज करके कंपोजिट की बनानी पड़ती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अच्छी, तो बताइए कंपोजिट की बना देना अच्छी बात है कि जंगल के दो हिस्से करके, भाई आधा तुम्हारा लेफ्ट साइड वाला तुम्हारा शेर नंबर 1, राइट साइड वाला तुम्हारा, क्या करें, अलग अलग कर दे। एक कहने लगा सर पहले एक जंगल था, अब जो दो जंगल हो गए, अब तो जंगल की तादाद ज्यादा हो गई है, तो डाटा तो बढ़ गया है और ज्यादा हुई है, नहीं, ऑर्गेनाइज किया है हमने, क्या किया है भाई, जो शेर नंबर 1 की बात मानते हैं वो किधर चले जाए, शेर नंबर 1 के इलाके में, जो शेर नंबर 2 की बात मानते हैं, ये ज्यादा बेहतर है कि दोनों शेर भी उधर और कुछ इसके हामी हो, कुछ इसके, क्या खुद सोचे, ये है जब आप अलग अलग कर देते हैं। कंपोजिट की नहीं बनाने का, कंपोजिट की बनाना भाई ने हमें समझा दिया अच्छी बात नहीं है, कंपोजिट की नहीं बनानी, क्या करना है, उस टेबल के जिसमें दो प्राइमरी की होंगी उसके दो हिस्से बना देने हैं, यानी उस एक टेबल को स्प्लिट करके, बड़ा अच्छा लफ्ज बोला था भाई ने, स्प्लिट किसने बोला था, हाँ शाबाश, स्प्लिट करके दो टेबल बना लेने हैं, प्राइमरी की नंबर 1 का टेबल अलग, 2 का टेबल, प्राइमरी की नंबर 1 में कौन कौन सी कीज आएंगी जो प्राइमरी की नंबर 1 पे डिपेंड करती है, प्राइमरी की नंबर 1 वाले टेबल में कौन कौन सी सेकेंडरी की आएगी, की नंबर 1 पे डिपेंड, और प्राइमरी की नंबर 2 वाले टेबल में कौन कौन सी सेकेंडरी कीज आएंगी, जो प्राइमरी की नंबर 2 पे डिपेंड करती है, भाई समझ रहे हैं, जो उसके हामी जानवर है उधर, जो इसके हामी इधर, सिंपल सम। अब बोले सर समझ नहीं है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, बोले समझ नहीं आई, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, समझ नहीं आई, अभी दे ये आ गया। अब ये देखिए क्या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पूरी हो रही है, हर एक में एक तरह का डाटा आ रहा है, ठक ठक ठक, प्राइमरी की है, एक ही, सबसे अहम चीज, एक ही सेल में एक ही वैल्यू, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो हो गई पूरी। भाई देख, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की आंख से देखें, क्या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पूरी हो रही है, हो रही है, क्या सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी पूरी हो रही है, मैं जरा देख लूं, इसमें तो मुझे लग रहा है कि दो प्राइमरी कीज हैं, एक है स्टूडेंट आईडी, ये भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा नहीं हो सकता, और दूसरा क्या है, कोर्स आईडी, कोर्स को, जैसे सब्जेक्ट कैफ 1 कैफ 2 कैफ 3 नहीं होता आपका, ये है कोर्स। अब कैफ 1 एक सब्जेक्ट को दे दिया, किसी दूसरे सब्जेक्ट को कैफ 1 दिया जा सकता है और नहीं दिया जा सकता। देखें ये भी प्राइमरी की हो गई, पहचानने, इसको पहचानने,
ये वाले कीज इन वाली कीज से कैसे डिफरेंट है, पहचाने, क्योंकि अली खान नाम एक का है और किसी दूसरे पर्सन का नहीं हो सकता, इसी का नाम तो सॉरी हो सकता है, अली खान एक का नाम है दूसरे का हो सकता है, ये प्राइमरी की नहीं है। कोर्स नेम जो है फॉर एग्जांपल वो भी हार्ड, ये भी किसी मल्टीपल को अलॉट किया जा सकता है। फीस भी एक सब्जेक्ट की 15,000 है, दूसरे की भी हो सकती है 15,000, लेकिन जो एक को दे दिया और दूसरे को अलॉट नहीं कर सकते वो क्या है, जो एक को अलॉट कर दिया दूसरे को अलॉट नहीं हो सकता वो क्या है। ये कैसे डिफरेंट है दूसरों से, ये समझे। ये प्राइमरी की है, कैसे प्राइमरी की है, एक पर्सन को अलॉट कर दिया दूसरे को अलॉट नहीं हो सकता, ये भी प्राइमरी की है। कैसे, ये कोर्स नंबर एक सब्जेक्ट को अलॉट कर दिया दूसरे को अलॉट नहीं हो सकता, ये प्राइमरी की नहीं है। क्यों नहीं है, सेकेंडरी है। क्यों है, क्योंकि एक का नाम दूसरे का भी हो सकता है। ये भी प्राइमरी की नहीं, सेकेंडरी है। क्यों, एक ने सब्जेक्ट उठाया दूसरा स्टूडेंट भी सब्जेक्ट उठा सकता है। ये भी प्राइमरी की से नहीं है, सेकेंडरी की है। क्यों, एक की फीस 15,000 है, दूसरे की भी हो सकती है। तो अब देखें, दो प्राइमरी की हो गई, क्या करना पड़ेगा, कंपोजिट की बना दे, वो तो अच्छी बात नहीं है। क्या करें, सेपरेट करें। कितने टेबल में सेपरेट होगा, दो के तीन, दो में क्यों, दो प्राइमरी की है। अब आपने देखना है कौन सी प्राइमरी की के साथ कौन सी सेकेंडरी की है, बताइए। क्या स्टूडेंट नेम डिपेंड्स ऑन कोर्स आईडी के स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट, पक्की बात है। तो इसका मतलब है जब स्टूडेंट आईडी का टेबल बनेगा तो स्टूडेंट नेम किधर जाएगा, एक टेबल बन गया स्टूडेंट आईडी का, एक कोर्स आईडी। अब आपने ये डिसाइड करना है कौन सी की किधर फिट करनी है। स्टूडेंट नेम किस वाले टेबल में जाएगा, क्यों भला, क्योंकि स्टूडेंट नेम डिपेंड्स ऑन। कोर्स नेम किस टेबल में जाएगा, क्यों भला, कोर्स नेम डिपेंड्स ऑन कोर्स आईडी। और कोर्स फी किस पे डिपेंड करता है, किधर जाएगा, कोर्स फी किस टेबल में जाएगा, कोर्स आईडी में। क्यों भला, कोर्स फी डिपेंड्स ऑन कोर्स आईडी। भाई बात समझे, जरा देखते हैं आगे क्या ये सोल्यूशन हमारा ठीक है। क्या इसने दो टेबल बनाए हैं, हाँ दो टेबल बनाए हैं। स्टूडेंट वाला टेबल अलग बना दिया, कोर्स वाला टेबल अलग बना दिया। स्टूडेंट वाले में उसने कौन सा जोड़ा, स्टूडेंट नेम वाला साथ। अब इस टेबल में ये प्राइमरी की, ये सेकेंडरी की, ये जंगल का ये हिस्सा इनका हो गया, और ये वाला हिस्सा कोर्स टेबल, इसमें कौन कौन सा आएगा कॉलम, कोर्स नेम डिपेंड्स ऑन कोर्स आईडी, कोर्स फी। डन जी। 2NF समझ आ गया। 2NF में उसने क्या बोला था कि देयर मस्ट बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है, यानी हर एक नॉन प्राइमरी की सिर्फ एक प्राइमरी की पे डिपेंडेंट हो। उसने अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ बनाए हैं, आईटी वाला है ना। हाँ, आसान अल्फाज में क्या है भैया, एक मैं अगर लिखता मैं क्या कहता, सिंपल भैया, एक टेबल में दो प्राइमरी की ना हो, खत्म कहानी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म का कंसेप्चुअली मीनिंग क्या है, एक टेबल के अंदर दो प्राइमरी की ना हो, एक ही हो। अगर दो हैं तो क्या करो, कंपोजिट बनाओ कि स्प्लिट बनाओ, स्प्लिट बनाओ। कंपोजिट कैसे बनती है, दोनों को ऐड कर दे, कोर्स आईडी प्लस कोर्स नेम, स्टूडेंट आईडी प्लस कोर्स आईडी। स्टूडेंट भाई यहाँ तक बात समझ आ गई। दो नॉर्मल फॉर्म हो गए। पहले में हमने क्या असूल सीखा था, मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, एक सेल में एक वैल्यू। दूसरे में क्या, एक टेबल में एक प्राइमरी की। पहला क्या था, एक सेल में एक वैल्यू। दूसरा रूल क्या है, एक टेबल में एक प्राइमरी की, दो नहीं होनी चाहिए, दो हैं तो अलग अलग कर दो। उसने अल्फाज कुछ और डिफरेंट इस्तेमाल किए होंगे, कंसेप्ट ये समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पे इस टेबल में आप जरा देखें, कोर्स नेम कोर्स आईडी पे डिपेंड करता है, कोर्स फीस भी कोर्स आईडी पे डिपेंड करती है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि सर कोर्स फी का कोर्स आईडी से कोई ताल्लुक नहीं। ओके, तो मैं यूं कह सकता हूं इसमें, भैया इस टेबल में जितनी भी नॉन प्राइमरी की हैं वो प्राइमरी की पे डिपेंड करती हैं। ओके ओके, ठीक है। यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये रूल हुआ कि हर नॉन प्राइमरी की एक प्राइमरी की पे डिपेंड करे। सोच के बताएं आज के लेक्चर का आखिरी टेक्निकल पॉइंट।
एक नॉन प्राइमरी की किसी दूसरी नॉन प्राइमरी की पे अगर डिपेंड करे, ये शाबाश, यहां पे क्या है, हर नॉन प्राइमरी की एक प्राइमरी की पे डिपेंड करे। अगर एक टेबल के अंदर, एक सेल के अंदर मल्टीपल वैल्यू हो, हम कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वायलेट हो गई, ठीक है, अगर मल्टीपल वैल्यूज हो। अगर एक टेबल के अंदर मल्टीपल प्राइमरी कीज हो, सेकंड नॉर्मल फॉर्म वायलेट हो। अब जरा सुनिए, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की है, इसका मतलब है सेकंड नॉर्मल फॉर्म का मसला नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा, मसला सुने। एक टेबल के अंदर सिंगल वैल्यू है हर जगह, प्राइमरी की भी एक है, लेकिन हर सेकेंडरी की प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं करती। एक सेकेंडरी की ऐसी है जो प्राइमरी की बजाय किसी दूसरी सेकेंडरी की पे डिपेंड करती है। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव रास्ता, यानी हर सेकेंडरी की को बगैर रास्ते के डायरेक्टली प्राइमरी की पे डिपेंड करना चाहिए। लेकिन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होगी, एक सेकेंडरी की दूसरी सेकेंडरी की पे डिपेंड करती है और दूसरी सेकेंडरी की प्राइमरी पे डिपेंड। ऐसा क्या होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। एक जगह पर मुझे याद आ गया, एक जगह पे वो मिसाल दे रहे थे, बुजुर्गों की मिसाल, कोई ना कोई बात सुने तो कहीं ना कहीं लिंक हो ही जाती है। उन्होंने कहा जी दुआ के दो तरीके हैं, दुआ के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, या अल्लाह हमें हमारे बुजुर्गों के रास्ते पे चला और हमारे बुजुर्गों को अपने रास्ते पे चला, हमें हमारे बुजुर्गों के रास्ते पे चला और हमारे बुजुर्गों को अपने रास्ते पे चला। एक दुआ का तरीका ये है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक दुआ का तरीका क्या है, या अल्लाह हमें और हमारे बुजुर्गों को अपने रास्ते पे चला, हमें और हमारे, भाई फर्क नजर आ रहा है हमें। जरा बताइए इस आईटी के कंसेप्ट के लिहाज से किसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, पहले वाले में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो कहता है ये तो दुआ है, इसमें तो सारे ठीक है, भाई दुआ मांगे जैसे भी मांगे दुआ ठीक है, लेकिन डेटाबेस के रूल के मुताबिक बताइए क्या कहते, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सेकेंडरी की नंबर 1 भी प्राइमरी की पे डिपेंड करे, सेकेंडरी की नंबर 2 भी प्राइमरी के, ये ना हो सेकेंडरी की नंबर 2 डिपेंड करे 1 पे और 1 डिपेंड करे प्राइमरी पे, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो तीसरा फॉर्म क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। अब कहें सर नहीं समझ आई, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एक्सप्लेन विद द हेल्प, ये ले एग्जांपल, अभी रही एग्जांपल। ये कौन से, ये जरा टेबल गौर से देखें, छोटा सा टेबल है, पहले बताएं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पूरी हो रही है, नॉर्मल फॉर्म पूरी हो रही है, डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म कोई मल्टीपल प्राइमरी की तो नहीं, अच्छा प्राइमरी किस में है क्या, अच्छा अब हैरान हो सर प्राइमरी की तो हमेशा नंबर नहीं होती, प्राइमरी की का यूनिक होना लाजमी है, नंबर होना लाजमी नहीं है। अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट आ गया, दूसरा सब्जेक्ट काउंटिंग का नहीं आएगा, ठीक है। ऑडिट एक सब्जेक्ट आ गया, उसकी इंफॉर्मेशन आ गई, दोबारा उस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन नीचे नहीं आएगी, तो ये इसमें प्राइमरी की है। सब्जेक्ट फीस क्या है, सेकेंडरी की, ये भी सेकेंडरी की, ये भी। अब जरा गौर से सुनिएगा, क्या इसमें 2 प्राइमरी कीज हैं, पहले तो ये देख लें। अगर 2 प्राइमरी की हुई हम क्या बोलेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म वायलेट हो गया। सब्जेक्ट फीस, एक सब्जेक्ट की फीस दूसरे की भी हो सकती है कि नहीं, हो सकती है। एक डिपार्टमेंट है, बाजू का एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जा सकते, बिल्कुल बाजू को पढ़ाए जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स है, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग है, हो सकता है। ऑडिट है, 2 जगह पे पढ़ाया जाता है, कैफ में अलग है, सीफैप में अलग। तो ऑडिट डिपार्टमेंट में कैफ का सब्जेक्ट भी, कैफ 8 भी पढ़ाया जा सकता है, सीफैप 6 भी पढ़ाया जा सकता है। डिपार्टमेंट हेड है, तो ये अब आपके हमारे पास आके, तो पहली चीज इसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वायलेट, दूसरी चीज इस टेबल के इसमें प्राइमरी की है, बाकी क्या है। अब जरा सुनिए, सब्जेक्ट फी डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, सारी सेकेंडरी की है, ये प्राइमरी की है, ये डन हो गया ना।
ये प्राइमरी की, इसमें तराज तो नहीं क्योंकि ये नंबर नहीं है अल्फा, इसमें तराज तो नहीं आपका। ओके, ये प्राइमरी की हो गई, बाकी सेकेंडरी की। सब्जेक्ट फी डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, यस। डिपार्टमेंट नेम डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, यस, क्योंकि वो जो अकाउंटिंग है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाएगा, अकाउंटिंग टैक्स डिपार्टमेंट में थोड़ी पढ़ाया जाएगा। तो क्या इसका इसके साथ कोई लिंक है? दिस आपने सोचना है डिपेंड्स ऑन, दिस डिपेंड्स ऑन दिस, यस, दिस डिपेंड्स ऑन दिस, यस, दिस डिपेंड्स ऑन दिस। डिपार्टमेंट हेड डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट हेड सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट पे? अब देखिए सिचुएशन क्या हुई, डिपार्टमेंट हेड डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या हुआ? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है? एक नॉन की दूसरी नॉन की पे डिपेंड करे, ठीक है। हालांकि हमारा असूल क्या होता है, हर नॉन प्राइमरी की सिर्फ प्राइमरी सिंगल प्राइमरी की पे डिपेंड करे। जब कुछ नॉन प्राइमरी की एक प्राइमरी की पे डिपेंड करे और कुछ दूसरी प्राइमरी की पे, इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी वायलेशन? सेकंड नॉर्मल फॉर्म वायलेशन। जब कुछ डाटा एक प्राइमरी की पे, यानी एक टेबल के अंदर दो प्राइमरी की है, ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। अच्छा, और अगर टेबल के अंदर है एक ही प्राइमरी की, कुछ डाटा डायरेक्ट प्राइमरी की पे डिपेंड करता है और कुछ डाटा कुछ नॉन प्राइमरी की दूसरी नॉन प्राइमरी की पे और दूसरी नॉन प्राइमरी की प्राइमरी की पे डिपेंड। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्या बोलते हैं? भाई फर्क समझ आ रहा है? सेकंड फॉर्म वायलेशन में क्या होते हैं? दो प्राइमरी की, थर्ड में होगी प्राइमरी की एक ही, तो मसला क्या होगा भला? जंगल का बादशाह एक ही है शेर, लेकिन कुछ लोग गिद्दड़ की भी बात मान लेते हैं, शेर के नहीं मान। तो हमारे पास हर वायलेशन का एक ही रूल है, क्या करो? स्प्लिट। शाबाश, स्प्लिट, शाबाश। हर वायलेशन का एक ही इलाज है, क्या? स्प्लिट कर दो। हमने कहा ए मगरमच्छ और गिद्दड़ की बात मानते हो, चलो आज से गिद्दड़ की दुनिया अलग, शेर की दुनिया अलग। तो मुझे बताइए कि इस सिचुएशन में नजर आ रहा है आपको? आपने देखे ये ना आपको प्रॉब्लम करेगा कौन सा प्राइमरी की है कौन सा सेकेंडरी। आपने हमेशा ये सोचना है क्या? डिपेंड्स ऑन। सेकंड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इजी है, सिंगल वैल्यू, वो देखते ही पता चल जाता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन याद रखे, देखते ही पता नहीं चलेगी, वो सोचना पड़ेगा। अच्छा, सोचना क्या पड़ेगा? डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। पहले बताएं, क्या मल्टीपल प्राइमरी की हैं? नहीं, तो इसका मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म ओके है। क्या मल्टीपल वैल्यूज हैं किसी सेल में? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी ओके है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म ओके है कि नहीं, ये डिसाइड करना है। सोचे, सब्जेक्ट फी डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, यस। सबका जवाब यस होना चाहिए, किसी का जवाब नो हुआ ना तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म वायलेट हो जाएगी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म वायलेट हो जाएगी। सब्जेक्ट फी डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, ओके। डिपार्टमेंट नेम डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, यस। डिपार्टमेंट हेड डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट हेड डिपार्टमेंट नेम पे डिपेंड करता है, इसमें नहीं करता। तो अब इसकी वजह से मसला क्या आया कि एक सेकेंडरी की दूसरी सेकेंडरी की पे डिपेंड करती है, हालांकि हर सेकेंडरी की को प्राइमरी की पे डिपेंड करना चाहिए। अब गैस करें इसका हल क्या है? स्प्लिट। स्प्लिट करेंगे तो मुझे बताइए, सब्जेक्ट वाला एक टेबल बनाएंगे, उसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट फी आएगी, डिपार्टमेंट नेम आएगा, डिपार्टमेंट हेड आएगा? नहीं आएगा, ये अलग बन गया। दूसरा टेबल कौन सा बनेगा? डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट हेड का, क्या सिर्फ डिपार्टमेंट हेड का? सिर्फ एक कॉलम का भी कोई टेबल होता है, उसमें तो कम से कम 2 कॉलम 2 रोज होनी चाहिए, ठीक है, मल्टीपल होने। तो मुझे बताइए, तो दूसरे वाला टेबल कौन सा? डिपार्टमेंट नेम का अलग। आइए जरा देखते हैं क्या यही है।
ये पहले वाला ठीक है, सब्जेक्ट है, फीस है, डिपार्टमेंट नेम, और दूसरे वाला टेबल किधर है, ये डिपार्टमेंट नेम है। भाई कुछ समझ आया आपको? तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, जरा क्विक रिकैप करते हैं। हमने ये सीखा डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज करना, और अगर ना हो तो स्प्लिट करना। ऑर्गेनाइज करना, अगर ऑर्गेनाइज ना हो तो स्प्लिट कर देना। तो नॉर्मलाइजेशन के कितने लेवल हैं? 3 लेवल हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के 3 रूल हैं। क्या रूल है वो? पहला कि हर कॉलम में सेम टाइप ऑफ डाटा हो। दूसरा, हर रो में एक प्राइमरी की हो और एक ही हो, एक ही हो। और तीसरा क्या है? हाँ, किसी सेल में मल्टीपल वैल्यूज ना हो। ये हो गया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, 3 रूल डन। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, अब अगली स्टेज क्या है? ये पहली स्टेज पार कर ली, पहले सारे रूल अप्लाई कर दिए। अब अगली स्टेज में क्या है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म का रूल क्या है? इसको मुख्तलिफ तरह से बयान कर सकते हैं। एक ये क्या कि मल्टीपल प्राइमरी कीज नहीं होनी चाहिए, ये भी कह सकते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि ऐसा ना हो पार्ट ऑफ द डाटा एक प्राइमरी की पे डिपेंड करे और पार्ट ऑफ द डाटा दूसरी प्राइमरी की पे डिपेंड करे। सेकंड और थर्ड में यही फर्क है। सेकंड में जो डाटा की डिपेंडेंस होती है वो दूसरी की पे होती है, वो प्राइमरी ही होती है, 2 प्राइमरी की है। थर्ड में प्राइमरी की एक ही है, तो जो एक की डिपेंडेंस है वो दूसरी नॉन प्राइमरी की पे है। ये बात समझ आ रही है? तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है कि ऐसा ना हो, इसे बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉन प्राइमरी की कुछ नॉन प्राइमरी की नंबर 1 पे डिपेंड करे, कुछ नंबर 2 पे डिपेंड करे। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर हमें कंपोजिट की बनानी पड़ेगी। प्राइमरी की कौन सी बनानी पड़ेगी? दोनों प्राइमरी की का कंपोजिट बना के मर्ज करके, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी की नंबर 1 का डाटा अलग बना लेते हैं, 2 का डाटा अलग। 1 में जो उसके डिपेंडेंट कॉलम है उसके साथ लिख देते हैं, और नंबर 2 के साथ जो उसकी नॉन प्राइमरी डिपेंडेंट है वो लिख देते हैं। डन। और थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म वही है सेकंड फॉर्म वाली, फर्क सिर्फ ये है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, इसमें कुछ डाटा प्राइमरी की पे डिपेंड करेगा और कुछ सेकेंडरी की पे डिपेंड करेगा। सेकंड के साथ फर्क करें, सेकंड में क्या था? कुछ डाटा प्राइमरी की पे डिपेंड करता था और कुछ डाटा दूसरी प्राइमरी की पे डिपेंड करता था। थर्ड में क्या है? कुछ डाटा प्राइमरी की पे डिपेंड करता है और कुछ दूसरी नॉन प्राइमरी की पे डिपेंड करता है। बात समझ आ रही है? तो मुझे बताइए फिर, अब थर्ड फॉर्म वायलेशन हो, यानी प्राइमरी की तो एक ही है लेकिन एक सेकेंडरी की दूसरे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में 2 शेर थे, कुछ उसकी बात मानते थे 1 की, कुछ 2 की। थर्ड में क्या है? एक शेर और एक गिदड़ है, वो प्राइमरी नहीं है लेकिन कुछ लोग उसकी बात मानते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए कि अगर इस सूरत में फिर क्या करना है हमने? स्प्लिट कर दे। हर मसले का एक ही हल क्या करें? स्प्लिट कर दे। नहीं इकट्ठा गुजारा, स्प्लिट ऑर्गेनाइज कर दो। तो जब हम प्राइमरी की वाला डाटा अलग करेंगे, उसमें जो उस पर डिपेंड करते हैं उस पर आ जाएंगे, और नॉन प्राइमरी की वाला अलग कर देंगे जो उसके डिपेंडेंट है। डन जी। जब ये डिपार्टमेंट वाला डाटा अलग हुआ ना, तो अब इसमें इस डाटा के अंदर ये प्राइमरी की बन गई जो पहले नहीं थी। गिद्दड़ पूरे शेर में, पूरे जंगल में उस वक्त गिद्दड़ की दूसरी हैसियत थी, लेकिन जब इसका इलाका अलग हो गया, बादशाह तो बन गया ना गया। तो ये उस वाले टेबल में प्राइमरी की नहीं थी। कुछ समझ आया? तीनों अच्छे तरीके से तीनों फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन पढ़ लेंगे। इसकी रीडिंग करवाने की जरूरत, रीडिंग में क्या है, गोल क्या है? रिमूव करना है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। यानी क्या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी? नॉन की कॉलम शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर नॉन की। प्री रेक्विजिट क्या है? टेबल, यानी उसने पहले से पहली स्टेज से पार होके आया हो। यहां तक स्टेज 2 पे पहुंचने के लिए 1 पार करना जरूरी है, 3 पे पहुंचने के लिए 2 पार करना जरूरी है। रूल क्या है? एवरी कॉलम मस्ट डिपेंड ओनली ऑन। अगर कोई कॉलम
नॉन प्राइमरी की पे डिपेंड करता है, तो क्या होगा? कौन सी वायलेशन? 3। और अगर कोई कॉलम दूसरी प्राइमरी पे डिपेंड करता है तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। शाबाश, ठीक है। आगे एग्जांपल्स दिए उसने, एग्जांपल, ठीक है। एक और एग्जांपल भी है, ये वाली एग्जांपल चलते चलते बस फटाफट कर ले, फटाफट इसको निपटा देते हैं। चले ये कल परसों करेंगे। एक ये मैं आपको होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये अपलोड कर देंगे ग्रुप में, आपने इसको पढ़ लेना है। एक ये टेबल है, इसको एनालाइज करना है, और एक ये टेबल है, कोशिश करें इसको खुद से एनालाइज करें, बाद में नीचे सोल्यूशन देख लीजिएगा। डन? ये एडिशनल एक्सरसाइज आपकी, कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। कुछ को समझ आया? थोड़ा सा टेक्निकल था, घर जाके आपने रिवाइज जरूर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इन एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, मजीद रिवीजन हो जाएगी हमारी, ठीक है। बाकी का चैप्टर इजी है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।